नमस्कार। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में शोध प्रवृत्ति को पढ़ने वाले हैं, जो सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। इसके पहले वीडियो में हमने इसकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को 3 वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम इसके यूनिट 4 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें शोध संबंधित अन्य पक्ष को पढ़ना है, जिसमें शोध से संबंधित समस्याएं, एक अच्छे शोधार्थी में क्या गुण होने चाहिए और शोध शोध साधन और उपकरण कौन कौन से हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। शोध की जो संदर्भ सूची है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, इन सारे चीज़ों को हम बारी बारी से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है शोध संबंधी समस्याएं। शोध कार्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। हर शोधार्थी को अपने शोध के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि शोधार्थी जो है वो पहले से तैयार रह सके और उनसे बचने का उपाय कर सके। इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहली समस्या है विषय चयन की समस्या। पिछले 2 वीडियो में भी मैंने आपको विषय चयन के बारे में बताया था कि हमारा शोध का विषय ना तो ज़्यादा बहुत विस्तृत होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, और ना ही बहुत अधिक संक्षिप्त होना चाहिए। एक सीमित मात्रा में हम उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि समय की सीमा होती है। और विषय चयन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि मौलिक हो, यूनिक विषय हो, उस पे पहले कम काम हुआ हो या फिर ना हुआ हो, ताकि हम नए तथ्यों को खोजकर निकाल सके और ज्ञान का विस्तार कर सके। कभी कभी विषय इतना संकुचित होता है कि उस पर पर्याप्त सामग्री ही नहीं मिलती, इसलिए विषय चुनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी समस्या है सामग्री की अनुपलब्धता। हिंदी शोध में यह एक गंभीर समस्या है। अनेक महत्वपूर्ण पुरानी पत्रिकाएं, पांडुलिपियां जो नष्ट हो चुकी है या फिर किसी निजी संग्रह में बंद है। छोटे शहरों में पुस्तकालयों में पर्याप्त संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। कुछ दुर्लभ पुस्तकें हैं जो बड़े शहरों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों में ही मिलते हैं, जहां शोधार्थी को पहुंचना संभव नहीं होता। तो इस तरह से सामग्री की अनुपलब्धता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर आर्थिक समस्या भी है। शोध कार्य में पुस्तकें खरीदना, पुस्तकालयों की यात्रा करना, इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार लेना, टाइपिंग और प्रिंटिंग आदि में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अधिकांश जो शोधार्थी है आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और छात्रवृत्ति भी अपर्याप्त होती है। इससे शोध में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद समस्या है समय की समस्या। अनेक शोधार्थी अपने शोध के साथ साथ अध्यापन या अन्य कार्य भी करते रहते हैं। इससे शोध के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। शोध एक ऐसा कार्य है जिसमें एकाग्रता और निरंतर समय देने की आवश्यकता होती है। बीच बीच में लंबे अंतराल से शोध की गति फ्लो टूट जाता है, जिस कारण शोध में समस्या उत्पन्न होती है। फिर भाषा और लिपि की समस्या है। पुराने साहित्य का शोध करते समय शोधार्थी को पुरानी लिपियों जैसे कैथी, महाजनी, देवनागरी के पुराने स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे अनेक शोधार्थियों को यह ज्ञान नहीं होता, जिससे वे मूल पांडुलिपियों को नहीं पढ़ पाते, जिससे वे पर्याप्त सामग्रियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर प्लेगरिज्म की समस्या है, जिसे हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। जैसे किसी का कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, वो एक समस्या है। आजकल शोधार्थी इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को हूबहू अपने शोध में डाल देते हैं। यह एक गंभीर नैतिक और शैक्षणिक समस्या है। इससे मौलिक शोध का स्तर गिरता है। फिर निर्देशन की समस्या है। कभी कभी शोध निर्देशक अपने शोधार्थी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते, या तो वे व्यस्तता के कारण या उदासीनता के कारण। अगर रुचि की विषय नहीं हो तो इससे शोधार्थी को समय पर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वह शोध अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक समस्या है। वर्षों तक एक ही विषय पर काम करना मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। बीच बीच में निराशा, उत्साह की कमी और आत्मविश्वास का टूटना, ये समस्याएं लगभग हर शोधार्थी के सामने आती है। इन्हें दूर करने के लिए सकारात्मक सोच और निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है।
तो इस प्रकार हमने शोध के अलग अलग समस्याओं को देखा, जिसमें पहला था विषय चयन की समस्या, फिर सामग्री की अनुपलब्धता, आर्थिक समस्या, समय की समस्या। हमें एक निश्चित पीरियड में उसे कर शोध को कंप्लीट करना होता है, तो इसमें भी हमें समस्या होती है। फिर भाषा और लिपि की समस्या है, जिस कारण हम बहुत पुरानी जो साक्ष्य है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। फिर प्लेगरिज्म का समस्या है, फिर गाइड का इशू है, और फिर मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो इस तरह से हमने शोध की समस्या को देखा। इसके बाद इस यूनिट का जो दूसरा टॉपिक है वो है एक अच्छे शोधार्थी के गुण, यानी एक शोधार्थी में क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए। शोध केवल एक डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर बौद्धिक कार्य है। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए शोधार्थी के कुछ विशेष गुण होने आवश्यक है, जिसमें पहला है जिज्ञासा। मैंने फर्स्ट यूनिट के वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। एक अच्छे शोधार्थी में स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए, जैसे कोई चीज़ क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या इससे कुछ अलग भी हो सकता है, ये सारे प्रश्न उसके मन में निरंतर उठते रहने चाहिए। जो व्यक्ति जो मिला है उसे स्वीकार कर लेता है, वह कभी भी शोधार्थी नहीं हो सकता। फिर इसमें धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। शोध एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, कभी कभी वर्षों तक एक ही विषय पर काम करना होता है। इसके लिए असाधारण धैर्य चाहिए होता है। बिना थके, बिना उकताए, बिना बोर हुए एक ही निरंतर एक ही काम को करते रहना एक अनिवार्य गुण के रूप में इसमें देखा जाता है। फिर इसके बाद है वस्तुनिष्ठता, यानी शोधार्थी को अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को छोड़कर धार्मिक या राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर काम करना होता है। यदि तथ्य उसकी सोच के विरुद्ध है तो भी उन्हें ईमानदारी से प्रस्तुत करना शोधार्थी का कर्तव्य है। जो शोधार्थी तथ्यों को अपनी सुविधा अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, वह उसका शोध विश्वसनीय नहीं माना जाता। इसके बाद विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए शोधार्थी में। केवल सामग्री इकट्ठा कर लेना ही शोध नहीं है। शोधार्थी में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह सामग्री को गहराई से परखे, उसमें से अर्थ निकाले, तुलना करे, नए निष्कर्षों तक पहुँचे। यह एक बौद्धिक क्षमता का अभ्यास से विकसित होने वाली प्रक्रिया है। फिर भाषा पर अधिकार होनी चाहिए, क्योंकि जब हम शोध कर लेते हैं तो हमें उसे प्रस्तुत करने के लिए उसे लिखकर सबमिट कराना होता है। तो हिंदी शोध में भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है। शोधार्थी की भाषा शुद्ध, स्पष्ट और परिमार्जित होनी चाहिए। साथ ही यदि शोध में पुराने ग्रंथों या अन्य भाषाओं की सामग्री का उपयोग करना हो तो उन भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम उसमें से समझ के अपने शोध में उन सामग्रियों को शामिल कर सकें। इसके बाद है ईमानदारी और नैतिकता। शोध में साहित्यिक चोरी न करना, किसी के विचारों को अपना बताकर प्रस्तुत न करना और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ न करना, ये शोधार्थी के नैतिक दायित्व है। शोध की विश्वसनीयता इसी ईमानदारी पर टिकी होती है। इसके बाद है व्यवस्थित कार्यशैली। शोधार्थी को अपनी सामग्री, नोट्स, स्लिप और संदर्भों को व्यवस्थित रखने की आदत होनी चाहिए। बेतरतीब ढंग से अगर रखी जाए सामग्री तो बाद में खोजने पर नहीं मिलती और यह समय नष्ट होने का कारण बनती है, जो कि शोध में समस्या को उत्पन्न करता है। फिर अगला गुण है शोधार्थी का विनम्रता और सीखने की तत्परता। शोधार्थी को यह मानकर चलना चाहिए कि वह अभी भी सीख रहा है। अपने निर्देशक, वरिष्ठ विद्वानों और यहाँ तक कि अपने विषय के आलोचकों को की आलोचना को भी खुले मन से सुनना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण गुण है। फिर पढ़ने की व्यापक आदत होनी चाहिए। एक अच्छा शोधार्थी केवल अपने विषय तक सीमित नहीं रहता, वह अलग अलग विषयों तक अंतर विषयक होता है। वह दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान रखता है। इससे उसकी दृष्टि व्यापक होती है और शोध में गहराई आती है। तो ये सारे एक अच्छे शोधार्थी के गुण थे। अब हम शोध के साधन और उपकरण को देखते हैं। शोध कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शोधार्थी को अनेक साधनों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। पारंपरिक साधन में पुस्तकालय होते हैं।
पुस्तकालय शोधार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ उन्हें प्राथमिक द्वितीयक सामग्री एक साथ मिलती है। दुर्लभ पुस्तकें और पुरानी पत्रिकाएं उपलब्ध होती है। संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश और शोध पत्रिकाएं यहाँ मिलती हैं। राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकालय के यहाँ नाम दिए गए हैं। इसके अलावा आप दिल्ली में साहित्य अकादमी, हिंदी भवन यहाँ जा सकते हैं। यहाँ आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। फिर पांडुलिपियाँ हैं। पुराने साहित्य पर शोध करते समय मूल पांडुलिपियाँ सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, जो कि प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग होती है। ये विभिन्न संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में सुरक्षित रहती है। पांडुलिपि पाठ करने के लिए पुरानी लिपियों का ज्ञान आवश्यक है। फिर शोध पत्रिकाएं हैं। हिंदी में अनेक महत्वपूर्ण शोध पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जिनमें विद्वानों के शोध पत्र छपते हैं। इनसे शोधार्थी को पता चलता है कि उसके विषय अब तक कितना काम हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं जैसे साहित्य अमृत, हिंदी अनुशीलन, समीक्षा और नई अपनी माटी, ऐसे करके बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो शोध को प्रकाशित करती है। फिर साक्षात्कार है। जब शोध का विषय किसी जीवित साहित्यकार से संबंधित होता है तो उनसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना बहुत उपयोगी माना जाता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से ऐसी जानकारियाँ मिलती है जो कि पुस्तकों में नहीं है। साक्षात्कार के लिए प्रश्न पहले से तैयार करने चाहिए और उसे रिकॉर्ड करने की अनुमति लेनी चाहिए। फिर इसके बाद है स्लीप और नोट्स। शोध में स्लीप पद्धति सबसे व्यवहारिक उपकरण है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक पर्ची पर एक तथ्य, यह नियम अपनाने के बाद सामग्री को विषय क्रमानुसार करना आसान हो जाता है। फिर इसके बाद आधुनिक तकनीकी साधन। आज के युग में ये सब पारंपरिक साधन थे, जो कि स्लीप, साक्षात्कार, शोध पत्रिकाएं, पांडुलिपि और पुस्तकालय। अब हम आधुनिक तकनीकी साधनों को देख लेते हैं। आज के युग में शोध में तकनीकी की भूमिकाएं बहुत बढ़ गई हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद हम डिजिटल डिवीजन से अगर दूर हुए तो हमें बहुत सारी सामग्रियां इंटरनेट पर उपलब्ध मिल जाती है। डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुंच हो गई है। ई बुक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है, शोध पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है, उस पर आप अलग अलग प्रकार के शोध पत्र देख सकते हैं। शोध प्रबंध टाइप करना अब कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। डिजिटल डेटाबेस की सुविधा आ गई है। शोध गंगा, जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों के शोध प्रबंधों का राष्ट्रीय भंडार है। JSTOR, गूगल स्कॉलर जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों शोध पत्र उपलब्ध हैं। रिकॉर्डिंग उपकरण आ गए हैं। साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर या फिर वीडियो रिकॉर्डर का उपयोग किया जा सकता है। फिर प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे टर्निटिन, अर्कुंड जैसे सॉफ्टवेयर है, जिनसे यह जांचा जाता है कि शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी तो नहीं की गई है, प्लेगरिज्म तो नहीं है। इस प्रकार संदर्भ प्रबंध सॉफ्टवेयर है। जोटेरो, मेंडली जैसे सॉफ्टवेयर शोधार्थी को संदर्भ को व्यवस्थित रखने और स्वचालित रूप से संदर्भ सूची बनाने में सहायता करते हैं। तो ये शोध की सामग्रियाँ थी। अब हम संदर्भ सूची को देख लेते हैं, जो कि इसका अंतिम टॉपिक है। संदर्भ सूची शोध प्रबंध का एक अनिवार्य अंग है। यह शोध प्रबंध के अंत में दी जाती है और इसमें उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्रियों का विवरण होता है जिनका उपयोग शोधकर्ता अपने शोध कार्य में करता है। संदर्भ सूची क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह शोध को प्रामाणिकता सिद्ध करती है। शोध के जब हम कोई उसमें तथ्य प्रस्तुत करते हैं, उसके पीछे के साक्ष्य को यह प्रस्तुत करती है। पाठक यदि किसी संदर्भ को स्वयं देखना चाहे तो उसे मूल स्रोत तक पहुंचने में सहायता मिलती है। यह सिद्ध करती है कि शोधार्थी ने कितना व्यापक अध्ययन करके यह शोध कार्य किया है। यह दूसरे शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है कि अगर इसी से संबंधित विषय पर कोई दूसरा शोधार्थी अगर शोध करना चाहता है तो इन सारी संदर्भ ग्रंथों से वह
अध्ययन कर सकता है, देख सकता है। इस प्रकार संदर्भ सूची के प्रकार को देखें तो तीन प्रकार की सूचियाँ होती हैं: ग्रंथ सूची, सहायक संदर्भ सूची और टिप्पणी सूची। ग्रंथ सूची वो होती है जिसे बिब्लियोग्राफ कहते हैं। इसमें वे सभी पुस्तकें और स्रोत शामिल होते हैं जिन्हें शोधार्थी ने पढ़ा हो, चाहे उनका सीधा उपयोग शोध प्रबंध में हुआ हो या नहीं हुआ हो। सहायक संदर्भ ग्रंथ सूची वो होती है, इसमें केवल वे प्रमुख सर्वाधिक उपयोगी स्रोत दिए जाते हैं जिनसे शोध में प्रत्यक्ष सहायता मिली हो, जिनका हमने कोटेशन दिया हो, उदाहरण दिया हो, उन सभी को सहायक ग्रंथ सूची के अंतर्गत रखते हैं। टिप्पणी सूची वे होती हैं जिसमें प्रत्येक स्रोत के साथ उसका संक्षिप्त परिचय भी दिया जाता है कि वह स्रोत किस दृष्टि से उपयोग किया गया है। तो ये तीन प्रकार की सूची होती हैं। संदर्भ सूची का क्रम और वर्गीकरण देखें तो संदर्भ सूची को सामान्यतः मूल ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, अप्रकाशित सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मूल ग्रंथ, जिस लेखक पर हम शोध कर रहे हैं उनकी जो मूल कृति, मूल रचनाएं हैं, जिन रचनाओं पर हम शोध कर रहे हैं वह मूल ग्रंथ कहलाते हैं। फिर आलोचनात्मक ग्रंथ जो कि द्वितीयक सामग्री होती है, जो कि उस लेखक पे जितनी आलोचना हो चुकी है, उस पर जितने शोध विषय लिखे गए हैं, जितनी आलोचनाएं समीक्षाएं उनकी कृतियों पर हो चुकी है, उसका जब हम अध्ययन करके उसको जब हम शोध में उपयोग करते हैं, संदर्भ के रूप में देते हैं, तो ये आलोचनात्मक ग्रंथ होते हैं। फिर संदर्भ ग्रंथ होते हैं जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, इतिहास ग्रंथ, ये संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग होते हैं। फिर पत्र पत्रिकाएं हैं, शोध से संबंधित बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसको हम अध्ययन करके हम अपने शोध के विषय के बारे में अधिक जान पाते हैं, किस पे और कौन कौन से शोध हुए हैं और कौन सा नया विषय हमें चुनना है। तो ये भी हम अपने संदर्भ सूची में पत्रिकाओं का नाम देते हैं। फिर अप्रकाशित सामग्रियां हैं, जैसे कि हम साक्षात्कार लेते हैं किन्हीं का, या फिर पांडुलिपियां हैं जो कि प्रकाशित नहीं हो सकी है। ये सब शोध में ये संदर्भ सूची के रूप में आते हैं। संदर्भ लिखने का सही तरीका हम देख लेते हैं। अगर हम किसी पुस्तक से अगर कोई उदाहरण ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले लेखक का नाम लिया जाएगा, फिर पुस्तक का नाम लिया जाएगा, फिर संस्करण का नाम लिया जाएगा, फिर प्रकाशक का नाम लिया जाएगा, फिर प्रकाशन संस्थान और वर्ष का नाम लिया जाएगा। संस्थान का स्थान यानी कहाँ से वो प्रकाशित हुई है और किस वर्ष प्रकाशित हुई है, इसका नाम उसमें लिया जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक है, उसे अगर हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं तो इस पुस्तक का नाम देंगे। फिर उस कोई पहली संस्करण है, दूसरी संस्करण है, ये हमें बताना होता है। फिर हमें प्रकाशक का नाम लिखना होता है, जैसे यहाँ नागरिक प्रचार सभा से प्रकाशित है तो वो यहाँ लिखा गया है। फिर ये कौन से स्थान से प्रकाशित हुई है, तो ये वाराणसी से प्रकाशित हुई है 1929 में। अगर इसके बाद अगर हम चाहे तो पृष्ठ संख्या भी दे सकते हैं कि इस पृष्ठ से हमने लिया है। पत्रिकाओं के लिए अगर हम लेख ले रहे हैं पत्रिकाओं से, तो उसमें लेखक का नाम, लेख का शीर्षक और पत्रिका का नाम और उस किस अंक में वो प्रकाशित हुई है, किस वर्ष और कौन से पृष्ठ संख्या पर है, ये हमें लिखना होता है। शोध प्रबंध के लिए भी हमें लेखक का नाम, शोध प्रबंध का शीर्षक और विश्वविद्यालयों का नाम, वर्ष आदि लिखना होता है। जैसे हम किसी और का रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, उससे अगर कुछ उदाहरण ले रहे हैं तो उसे शोध प्रबंध कहते हैं। तो उसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसको भी संदर्भ सूची में इस प्रकार से लिखते हैं। संदर्भ सूची में ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें वर्णमाला के क्रम के अनुसार संदर्भ सूची को बनाया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल जिसे हम कहते हैं कि पहले ए नाम से आने वाले नाम को पहले रखेंगे, फिर बी नाम से आने वाले, या फिर हिंदी के वर्ण क्रम के अनुसार करें तो जो अ से आएगा उसको पहले रखेंगे, फिर आ से आएगा उसको बाद में रखेंगे। इस तरह से वर्ण क्रम के, वर्णमाला के क्रम के अनुसार संदर्भ सूची दी जाती है। फिर
इसमें जब एक रूपता हो तो यहाँ जब एक ही ग्रंथ से हम 2 बार उदाहरण ले रहे हैं, तो इसके लिए दूसरे प्रारूप में लिखा जाता है। जैसे जब हम फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम। जब दूसरी बार उसी का लिखेंगे उसके बाद, तो इसमें लेखक का नाम लिखने के बाद जब रचना का नाम लिखेंगे तो लिखते हैं वही। वही शब्द होता है, वही, जो कि सूचक होता है कि जो पिछली जो रचनाएँ हैं इनकी, उन्हीं से ये भी उदाहरण लिया गया है। पूरी संदर्भ सूची में एक एक ही पद्धति का पालन करना चाहिए। कभी पहले लेखक का नाम, कभी पुस्तक का नाम। यह अव्यवस्था संदर्भ सूची को दोषपूर्ण बनाती है। फिर संदर्भ सूची में पूर्णता होनी चाहिए। किसी भी संदर्भ में कोई आवश्यक जानकारी नहीं छूटनी चाहिए। केवल उपयोग की गई सामग्रियों का ही उल्लेख करना चाहिए। संदर्भ सूची में केवल वही पुस्तकें डालनी चाहिए जिन्हें वास्तव में पढ़ा और उपयोग किया गया हो। बिना पढ़ी गई पुस्तकों के नाम डालने से यह अनैतिक होता है। फिर संस्करण का उल्लेख करना चाहिए। यदि किसी पुस्तक का कोई विशेष संस्करण है, जैसे प्रथम संस्करण होता है, उसमें कुछ अगर त्रुटियां होती हैं तो उसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जाता है उसको सुधार करके, तो जिससे पृष्ठ संख्या आगे पीछे होती है। तो जब हम संदर्भ सूची देते हैं उसमें हमें संस्करण का उल्लेख करना चाहिए, ताकि अगर कोई मूल टेक्स्ट को पढ़ना चाहे, मूल स्रोत तक जाना चाहे, तो आसानी से पहुंच सके। तो इस प्रकार हमने अलग अलग टॉपिक्स को देखा। इसमें देखें तो पहले शोध की समस्या को हमने देखा, इससे बचने के उपाय देखें, अच्छे शोधार्थी के गुण कैसे विकसित करें उन्हें देखा, और उचित साधन और उपकरण कैसे अपनाएं, और सुव्यवस्थित संदर्भ सूची कैसे तैयार करें, इन सभी को हमने बारी बारी से देखा इस वीडियो में। ये चारों पक्ष आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक सफल शोधार्थी वही है जो समस्याओं से न घबराकर अपने गुणों का विकास करते हुए उचित साधनों का उपयोग करे और अपने शोध को संदर्भ सूची के माध्यम से पूर्णतः प्रमाणित बनाए। तो इस प्रकार शोध करने की अलग अलग विधियां हैं, शोध से संबंधित समस्याएं हैं, सामग्री लेने की विधियां हैं, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका शोध प्रविधि का चारों यूनिट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपकी परीक्षाएं अच्छी जाएंगी। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।